योगी जी को मैं उस ज़माने में इस क्षेत्र में घर घर बैठाया था। एक एक ज़िले से एक एक हमारा सदस्य बार काउंसिल में जाना है। 15,000 रुपया उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए। बार काउंसिल के जो मेंबर हैं उसको बार काउंसिल को व्यवसायीकरण कर दिए। पहले तो हम लोग 5 बजे अपने सीनियर के यहाँ 6 बजे सीनियर के घर पहुँच जाते थे साइकिल। कभी मौके का दुर्व्यवहार मत करिएगा, वो भगवान होता है, लेकिन कभी प्रिसाइडिंग अफसर से लड़ाई मत लड़िएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, कर्मों के सुपथ पर चलते हुए मानव जाति को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वज्येष्ठ साधन पथ को निर्मित करके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए एक ऐसा वातावरण देना होता है ताकि वो वंशानुवंश तरीके से निरंतर वो प्रक्रिया प्रवाहित होती रहे। जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इतने अवसर होते हैं कि व्यक्ति संपूर्ण मानवता के लिए बेहतर कार्य कर सकता है। आज हमारे साथ विजय कुमार दुबे जी हैं जो दीवानी कचहरी गोरखपुर में विधि व्यवसाय करते हैं। तो आज हम आप ही के सहारे ये जानेंगे कि किस तरह से कोई व्यक्ति विधि क्षेत्र में रहते हुए मानवता की सेवा करता है और स्वयं अपनी भी श्रेष्ठता को उसमें समाहित करता है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, उसे बेहतर भविष्य चुनने का अवसर मिल सके। तो विजय कुमार दुबे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। ये आप जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता का क्या नाम है और आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरे पिताजी स्वर्गीय शिव प्रसाद दुबे जी हैं। मेरी माता स्वर्गीय इंदिरा दुबे रहीं। अच्छा। दोनों स्वर्गवास हो गया है। हम मूल निवासी वाराणसी के हैं। अच्छा, वाराणसी के रहने वाले हैं। वाराणसी के हैं, जो अब हमारा क्षेत्र चंदौली में चला गया। तो इस समय चंदौली और वाराणसी का जो बॉर्डर है, अच्छा, आप उस क्षेत्र है पड़ाव। अच्छा। पड़ाव बहुत प्रोमिनेंट है और जो भगवान राम का अच्छा पड़ाव। उसी पड़ाव से 1.5 किलोमीटर उत्तर साइड में हमारा गांव है बहादुरपुर। अच्छा, बहादुरपुर। तो बहादुरपुर में आपका जन्म हुआ है? अच्छा। जन्म मेरा गोरखपुर में ही हुआ है। अच्छा। लेकिन हमारी पैतृक जो है, अच्छा, वो मूल निवास आपका बहादुरपुर। मेरे पिताजी यहाँ रेलवे में रेलवे में जब अंग्रेज़ों के टाइम से ही, अच्छा, यहाँ पे मेडिकल में ओएस थे। मेरे 4 भाई हैं, 3 दिवंगत हो गए। आप सबसे बड़े हैं? हम सबसे छोटे हैं। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं। सबसे बड़े भाई जो है हमारे स्वर्गीय रामप्यारे दुबे जी हैं, जो रेलवे में अधिकारी थे। अच्छा। उनसे छोटे DLW में अधिकारी थे राजनाथ दुबे, जो गाँव पे ही रहते थे। अच्छा। और मेरे तीसरे भाई श्री नारायण दुबे, जो डिप्टी SP होकर रिटायर हुए, वो इलाहाबाद में थे। तीनों हमारे भाई दिवंगत हो चुके हैं। अच्छा। और बहनें भी आपकी? एक बहन है। अच्छा। वो भी हैं, जो डॉक्टर सुभा तिवारी, जो फैज़ाबाद एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी। अच्छा। और फिर BHU में। अच्छा। तो उनका भी ध्यान हो गया। अच्छा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से ही हुई? कुछ ही है। मतलब शहरी परिवेश में आपका पालन पोषण हुआ। हाँ। हाई स्कूल की परीक्षा आपने कहाँ से दिया था? यहाँ एनी रेलवे स्कूल से। अच्छा, एनी रेलवे स्कूल। इंटर तक इसका मतलब आपने? में। अच्छा। फिर 78 में हम DB कॉलेज से इंटर किए। अच्छा, DB कॉलेज से। और फिर हम 71 में सेंट ड्यूस कॉलेज से BSc किए। अच्छा, 71 में। तो फिर 1 साल लॉ वहाँ से किए। अच्छा, 1 साल सेंट एंड्रूस से और 2 साल जो है, अच्छा, विश्वविद्यालय से किए। अच्छा। यानी 3 साल का लॉ उस समय शुरू हो गया था। उसके पीछे भी एक कहानी है। अच्छा। कि छात्र जीवन से ही हम स्पोर्ट्समैन थे, खिलाड़ी थे। अच्छा, हॉकी फुटबॉल के। तो शुरू से ही DB कॉलेज से सेंट ड्यूस कॉलेज के हम फुटबॉल कप्तान थे, हॉकी के कप्तान थे, वॉलीबॉल थे। आपके विश्वकर्मा द्विवेदी वगैरह, सुभाष वगैरह सब उस समय के जो अच्छा लेवल के प्लेयर रहे हैं, उनका घाट क्षेत्र के वॉलीबॉल वाले लोग। अच्छा। सभी लोग साथ में थे। तो चूँकि यूनिवर्सिटी में कप्तान, हॉकी का कप्तान वही हो सकता है जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलर हो। तो हम 1 साल करने के बाद हमको वहाँ के वाइस चांसलर ने, शर्मा जी ने, स्पेशल हमारा अपॉइंटमेंट जो है वो
वहाँ पे। अच्छा, आपका ट्रांसफ़र कर दिया सेंट एंड्रूज कॉलेज से विश्वविद्यालय में? हाँ। अच्छा 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 फिर अच्छा। हम वहीं हॉकी की टीम के कप्तान भी रहे, 4 साल इंटरयूनिवर्सिटी खेले, और 74 में वहाँ मैं हॉकी का, 75 में हॉकी का कप्तान था। अच्छा अच्छा 74 में मैं वहाँ कलर होल्डर रहा, और जब 76 में फिर अच्छा वकालत में आ गए। हाँ, अप्रैल सन 76 से। अच्छा, अप्रैल 1976 से आप वकालत में आ गए। तो आपने दीवानी को ही क्यों चुना? हम दीवानी को नहीं चुना, हम जब शुरुआती दौर में अच्छा। हमारा दीवानी कचहरी में आने का, हमारे बगल में ही एक स्वर्गीय वी डी सिंह अच्छा APO थे, तो बड़ा हम लोग घरेलू संबंध था, तो बोल ले जाके हमें केसरी बाबू के यहाँ, केसरी चंद्र गुप्ता जी के यहाँ ले गए। अच्छा, और केसरी जी। केसरी के कि आप यहाँ पे इनको अपना शिष्य बनाइए, तो केसरी जी ने हमें अपने पास रखा, और मैं वहाँ फौजदारी सीखा। 91 तक हम फौजदारी बहुत जम के करते थे, फौजदारी के मुकदमे बड़े करते थे, करीब हर दूसरे तीसरे मेरे पास लगातार मुकदमे रहते थे। लेकिन उसी दौरान मेरे पास सिविल मुकदमे बड़े आने लगे, और फिर हम सिविल में ही रम गए। अच्छा तो हम जब अपना तख्ता अलग किए, अच्छा। तो हमारे बगल में पंपत देवेंद्र बाबू ने अपने पास बुलाया, कहा तुम्हें जो कुछ भी सिविल में प्रॉब्लम हो करो, मेरे पास निशंक हो जाया करो। और मैं ही उनको गुरु भी मान लिया, उनके बगल में बैठता भी था। अच्छा, वही मेरे सिविल के गुरु भी रहे। और उस समय आया तो संख्या भी वकीलों की कम थी, इस क्षेत्र लाइन के इस पार मैं ही एक वकील ही था, और कोई अच्छा, पाँच बार से कोई वकील ही नहीं था। सीलिंग का 76 में सीलिंग लागू हुआ, तो हमारे बगल में वीरेंद्र मणि जी वकील साहब जो हैं था, अच्छा उनके पिताजी थे, उस सीलिंग के पास आए, तो हमको और वीरेंद्र जी को, दोनों आदमी को उन्होंने सीलिंग का भी कवर सिखाया। तो इत्तेफाक से हम लोग का सीलिंग के बड़े मुकदमे आए। शादी आपकी कब हुई? हमारी 78 में। अच्छा, मतलब वकालत शुरू करने के बाद हाँ। आपकी शादी हुई। तो आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, दोनों पुत्र हैं? दोनों पुत्र हैं। क्या करते हैं लोग? एक मेरा लड़का कलकत्ता में अच्छा ECL में, इलेक्ट्रो स्टेट कास्टिंग लिमिटेड में अच्छा असिस्टेंट मैनेजर है, अच्छा जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। अच्छा। और दूसरे लड़के? और दूसरा लड़का मेरा जो है 12 साल वो हो गया, वो सिपला में था। सिपला? अच्छा, मेडिकल लाइन है। MBA किया था। अच्छा तो अच्छा वो कॉलेज से सिपला चला गया, 10 साल वहाँ रहा। इसके बाद उसको रिलायंस में अपने में बुला लिया। इसमें रिलायंस में बहुत ऊँचे पोस्ट पे ACO क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलायंस में? हाँ, रिलायंस में। अच्छा अच्छा। दोनों लड़के अपने परिवार के साथ, इसका मतलब जो है एक पर एक तो कलकत्ता में इस्टेब्लिश कर गया है। अच्छा और जो छोटे वाले हैं वो चूँकि हमेशा बाहर ही रहते हैं, अच्छा कभी अच्छा बेंगलोर, कभी दिल्ली, कभी कहीं, तो उनका परिवार मेरे साथ है। अच्छा, यहीं अब रहता है। वो अपना तो इसका मतलब फिर नाते भी आपके साथ रहते हाँ, हैं? 2 छोटे बच्चे हैं, एक 12 साल की पोती है, फिर 11 साल का एक पोता है। तो हमारे पास एक पोतरी है जो 12 साल की है, और 3 पोतरे हैं। अच्छा माने बड़े लड़के के एक पोतरी, एक लड़की, एक लड़का है, अच्छा और दूसरे वाले लड़के के दोनों लड़के हैं। अच्छा। तो आपकी पत्नी गृहिणी हैं या वो भी सेवा में कहीं थी? नहीं, हमारी वाइफ जो है BHU से स्कॉलर रही हैं। अच्छा। जी। और फिर उसके बाद वैसे गृहिणी है, कहीं सर्विस नहीं करें। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे मैंने नेम प्लेट देखा तो वो सभासद। हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है कि वो पार्षद कैसे हो गई। अच्छा, पार्षद। हाँ हाँ, क्या कहानी है? जब सन 95 में अच्छा ये हुआ कि नगर निगम बना और चुनाव होगा, और चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था, योगी जी को मैं उस ज़माने में इस क्षेत्र में घर घर बैठाया था। पार्टी ने ये कहा कि शाहपुर से जो है विजय देव, पहले इसे डिक्लेयर लोगों ने कर दिया था, शाहपुर से विजय देव को टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये है कि शिव प्रताप जी आए थे मंदिर पे पूजा करने, यहीं पे 50-60 लोग हम लोग खड़े थे, कोई कार्यक्रम था, शाम के समय था। उसी दिन डिक्लेयर हो गया कि शाहपुर वार्ड जो है महिला होगी। अच्छा। अब क्या होगा? तो लोगों ने पूछा कि सुप्रताप जी से कि भैया तो महिला हो गए, तो उनके मुंह से सुरती बसी थी, क्या बसा था, उन्होंने बिना नहाओ न देखा, जबकि ऐसा होता नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि नीलम लड़ेंगी। यही कहानी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अधिवक्ताओं के कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं
उनकी समस्याओं पर थोड़ा सा आपसे मैं बात करूं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में 25 सदस्य इस समय हैं। मैं अक्सर ये सवाल सबसे पूछता हूं। तो 1961 में जब अधिवक्ता अधिनियम बना तो उस समय जिलों की संख्या कम रही होगी, वकीलों की संख्या कम रही होगी, लेकिन आज जो है ज़िले 75 हो गए हैं, वकीलों की भी संख्या बहुत लाखों में हो गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक ज़िले से एक बार काउंसिल का सदस्य निर्वाचित हो, क्या कहेंगे आप? मैंने इस बारे में आज से 10 साल पहले अच्छा इस बात को उठाया था। कम से कम उस समय एक एक ज़िले से एक एक हमारा सदस्य बार काउंसिल में जाना ही चाहिए, निश्चित रूप से। दूसरी एक समस्या और जो है जिस पर मैं ध्यान दिलाता हूँ, मेरा अपना खुद का ये मानना है कि बार काउंसिल का जो पंजीकरण है नए अधिवक्ताओं का, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि बार काउंसिल के पास और भी तमाम सारे फंड हैं। और नया लड़का अगर आ रहा है, या बार एसोसिएशन में देखिए लोग आते हैं, इनरोल कराते हैं 500-1000 रुपये फीस दे करके, यहाँ 5000, 7000 या 10,000 अधिवक्ता हैं, और वहाँ पता चलता है कि 4 लाख अधिवक्ता हैं, तो वहाँ तो इससे भी कम फीस में वहाँ पंजीकरण कर देना चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ये विचार इस पर कि हम लोग जब हुए थे तो 450 हम लोग की फीस थी। 200 और 250 एक स्टैम्प दिया गया था, बिल्कुल बस यही था और कुछ नहीं। आज हालत ये है कि हमारे ख्याल से कि 25,000, 20,000 इस तरह ये इस तरह जा रही है। बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है, बिल्कुल। और आपको यहाँ कभी और जगह नौकरी मिलने के बाद तो आपको कुछ ना मिल जाएगी। आप एक दुकान पे नौकरी करने जाइएगा तो आपको जिस दिन दुकान पे जाइएगा उस दिन आपको सैलरी मिल जाएगी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आपको लाइसेंस मिले और आप कचहरी में आए तो आपका अर्निंग शुरू हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसको एक तो फ्री होनी चाहिए, दूसरे बार काउंसिल के पास अकूत संपत्ति धन है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन है। अगर ये ऑडिट करा दें और सही सार्वजनिक कर दें तो शायद सबके दिमाग खुश हो जाएंगे, इतना पैसा इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कम से कम उसका सदुपयोग हो और नए लड़कों को लाइब्रेरी के लिए उनको कम से कम 15,000 रुपया उनको स्टाइपेंड मिलना चाहिए। बार काउंसिल के जो मेंबर हैं उसको बार काउंसिल को व्यवसायीकरण कर दिया। उस पैसे का वो स्वयं अपने ऊपर उनको वो उसमें पैसा लेंगे, फ्री ऑफ कास्ट, नो इंटरेस्ट। अच्छा। पैसा किसका? आम अधिवक्ता का। जो भी उनको तमाम तरह की सुविधाएं हैं। अरे आप गए हैं अधिवक्ताओं का हित करने के लिए कि अपना हित साधने के लिए? सिविल के प्रैक्टिशनर अब हो गए हैं, और सिविल के प्रैक्टिशनर हैं। आप सिविल मामला कहते किसे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सिविल मामला ये है जो रेवेन्यू में नहीं है, रेवेन्यू से अलग, फौजदारी से अलग। अच्छा, तो वो मामले इनकम टैक्स से अलग जो मामले हैं वो सिविल के मामले हैं। जब कोई अधिवक्ता दावा तैयार करता है सिविल का, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दावा उसका एडमिट हो और कंप्लीट विचारण उसका जो है सही तरीके से हो और किसी को न्याय मिल सके? क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे बड़ी सावधानी है कि दावा करते समय जो समय टाइम लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले वही फंस जाता है। बिल्कुल। एक होता है जुडिशन, क्षेत्राधिकार कहाँ है। दूसरी बात, अगर आप दावा बनाते हैं या जवाबदेही बनाते हैं तो उस पर जो केस लॉ है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो व्यवस्था है, आपके ध्यान में उसको रखना चाहिए। अच्छा, दावे में जैसे ये माना जाता है कि जो तथ्य है, तथ्यों का वर्णन दावे में होना चाहिए, विधि का नहीं। जैसे किस साइटेशन हम नहीं देते हैं, साइटेशन दावा लिखते वक्त जवाबदेही में उसको उस केस लॉ की नहीं करते, लेकिन केस उसमें फाइंडिंग क्या है उसमें ये ध्यान रखना चाहिए। भाई, तथ्यों को इस तरह से संकलित करके रखना होता है। जैसे आता है ना कि जैसे तथ्य, ऐसे तथ्य होते हैं जिनको साक्ष्य से साबित किया जाता है, फैक्टा प्रोवांडा,
फैक्टा प्रोवेंसिया, इस तरह के जो है वो मामले आते हैं ना कि जो जिन तथ्यों को हमें साबित करना हो उनको हमें वहाँ लिखना चाहिए। भी मौकिल को खुश करने के लिए बिल्कुल आप कानून से इतर कोई भी बात उसमें न लिखें। अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ सूट के बारे में अगर हम आपसे बात करें, जिस न्यायालय में आपका मुकदमा चल रहा है, आपको ये संभावना है कि हमको यहाँ इस न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा, तो आप डीजे क्या, लोअर कोर्ट है डीजे क्या, अच्छा, और अगर डीजे लेवल के कोर्ट है तो हाई कोर्ट। अच्छा, तो ये ट्रांसफ़र का राइट जो है अगर जनपद न्यायाधीश के यहाँ है तो आप उच्च न्यायालय में आप प्रार्थना पत्र देंगे, और अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में है, अगर सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ है या सिविल जज के कहीं किसी सिविल जज के यहाँ है तो आप जो है डीजे के जिला जज को आप प्रार्थना पत्र देंगे तो वो इसको ट्रांसफ़र। अच्छा, तो ट्रांसफ़र किस बेस स्टेज पर दिया जा सकता है? जैसे मान लीजिए इशू बन गया है और आप चाहते हैं ट्रांसफ़र कराना, तो क्या ध्यान रखा जाना चाहिए? किसी भी स्टेज पर कोई टाइम थोड़ी ना ट्रांसफ़र का। अच्छा, किसी भी स्टेज पर जब आपको लगता है विथ एविडेंस। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी एलिगेशन के साथ आपको ट्रांसफ़र देना है तो वो है, किसी कानून प्रक्रिया त्रुटि के तहत आपको ट्रांसफ़र देना है तो वो अलग है। इजरा के बारे में ज़रा हमको, इजरा ये है केस बड़ा महत्वपूर्ण माना जाए। जैसे कि किसी कोर्ट में आपको ये डिग्री मिल गई कि यह आपको कब्जा दिला दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। अब मान लीजिए आपने इम्तनाई का दावा किया, इन दौरान कार्रवाई मुकदमा आपके ऊपर जो है वो ज़मीन या मकान पे कब्जा हो गया। बिल्कुल। आपने अमेंड किया कि साहब ये दौरान मुकदमा हुआ है तो हमको इस पर कब्जा दिला जाए या उनको उससे डिस्पोजेस किया जाए। अब आपकी डिग्री हो गई, तो जो कोर्ट आपको ऑर्डर की डिग्री वो उसमें तो है नहीं, अब उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन जो कराया जाएगा उसी को इजरा करते हैं। अच्छा, उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को इजरा करते हैं। हाँ, उस ऑर्डर का क्रियान्वयन जो है वो इजरा कहा जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए न्यायालय वही सक्षम है। वही न्यायालय। अच्छा, वही न्यायालय। अच्छा, अभी आपने बात किया जो है सीलिंग की, अभी शुरुआत में आपने कहा कि जब मैं दीवानी में आया तो सीलिंग के बहुत सारे मामले आ गए। अर्बन सीलिंग। तो ये सीलिंग क्या है, ज़रा सा इसको हम बताइए जो है सीलिंग। अच्छा, अर्बन सीलिंग का एक लिमिटेशन था। अच्छा, उस लिमिटेशन के अंदर जो अर्बन शहरों में जो ज़मीनें थीं वो खेत थे समय। अच्छा, लेकिन और खेत कोई 10 डिसमिल 5 डिसमिल होगा नहीं, तो एकड़ों में होगा। बिल्कुल। तो उस सीमा से बाहर जितनी ज़मीनें थी वो सीलिंग में ले ली गई थी। तो सीलिंग में वो ये राज्य सरकार ले लेती है ज़मीन को? हाँ। अच्छा, उसने जारी किया, नोटिस जारी किया कि आपकी ज़मीन इतनी है, हम इतनी ज़मीन सीलिंग लेते हैं। अच्छा, तो सीलिंग में अगर कोई ज़मीन आपकी निकल रही है तो कैसे आप उसको रोक सकते हैं? मान लीजिए कि आप बताएं। यही तो असली वकालत। इसके तरीके थी कि उसमें हम लोग पार्टीशन दिखाते थे। अच्छा, परिवार का पार्टीशन दिखाते थे, ये लड़का हो गया, बालिग हो गया, इसकी ज़मीन इतनी हो गई, इसके इतने चला गया, उसी तरह निकालते थे हम लोग, तो बच जाती बताते थे हम लोग। अच्छा, एक अधिवक्ता, एक नया लड़का जब आता है विधि व्यवसाय में तो कितना ज़रूरी है उसे किसी सीनियर का सानिध्य? पहली बात तो इस व्यवसाय में आने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। मतलब अगर भाई एक्सेप्शन हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो विपरीत परिस्थितियों में भी लोग आगे निकलते हैं। लेकिन यह है कि किसी अधिवक्ता को आने के लिए उसे फैमिली बैकग्राउंड होनी चाहिए कि वह कचहरी जाए, कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक वो आए जाए, सीखे, करे। मतलब उसे आमदनी की चिंता ना हो। आमदनी की चिंता ना हो। और श्रेष्ठ सीनियर और सुने, ये होना चाहिए। और नहीं भी है तो जो अधिवक्ता जिस सीनियर के साथ बैठता है उस सीनियर का भी ये दायित्व होता है कि वो अपने जूनियर को, अपने जो उसके साथ है, बिल्कुल, उसको, उसके वेलफेयर को देखे, उसकी क्या आवश्यकता है, कहाँ है। ये चीज़ मैं व्यक्तिगत रूप में आज अपने सहयोगी के साथ अपनाता हूँ, उनको फ्री रखता हूँ, अपना काम करिए। एक ही चीज़ करता हूँ कि कोई गलत काम इस तख्ते पर बदनामी न हो। और इत्तेफाक से अभी हमारा तख्ता 46-47 साल हो गया है। अच्छा। कोई इस प्रकार का वारदात
कोई कहा सुनी नहीं होगा। ये चीज़ है, मैंने उसको मेंटेन करता हूँ। वकील का काम वकालत करना है, मुवक्किल से हाथापाई करना, गाली गलौज करना नहीं है। हाँ, ये आपसे कोई संतुष्ट नहीं है वकील, मैं जूनियर बताऊँ आपसे, मान लो कोई मुवक्किल संतुष्ट नहीं है, आप थमाओ उसको, भैया ये अपनी फाइल लो, ले जाओ। ये पीछे कारण और भी होता है, आप किस परिवेश से आए हैं। परिवेश, संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। का बहुत बड़ा महत्व होता है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ गलत पैसे का, गलत चीज़ों का वो अच्छा नहीं माना जाता। शुरू से बचपन सिखाया गया ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। बिल्कुल। तो दिमाग में मेहनत से कुल मिलाकर के, जैसे मेहनत पर भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, किताब लीजिए। नहीं आप किताब अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने सीनियर से जाके ले आइए, किताब पढ़िए, और अगर कहीं फंसते हैं पूछिए, पूछने में संकोच नहीं होना चाहिए। हम लोग तो आपको मैं बताऊं, मैं जब फौजदारी वकालत करता था तो वकील अहमद डीटीसी थे, लंबे से काले से जल्लादी चेहरा होता था। वो बैठते थे बार के बगल में 3 कमरे में। मेरे पास एक केस आया, अच्छा, फौजदारी का मर्डर केस, महाराजगंज का। अच्छा, पुरवैया गैंग का। अच्छा, पुरवैया गैंग उसमें हुआ करता। पुरवैया गैंग उसमें चार्जशीट जो है विद इन टाइम नहीं दाखिल थी। हम गए, देखे, आया तो देखा चार्जशीट नहीं दाखिल है। तो हम गए वकील अहमद साहब के पास। अच्छा, वहीं बगल में पांडे जगदम्बा प्रसाद बैठते थे, वो भी पुराने डीजी थे। इन लोगों का मेरे पर बहुत स्नेह था, लड़के की तरह मानते थे। तो बैठे तो गए तो कहे क्या बात है, बाबू जी कहते थे। हमने कहा बाबू जी सी बात है, केस आया है। अच्छा है, क्या करें, क्योंकि मैं यहाँ बैठता था, वो भी सामने बैठते थे। तो कहा हम सरकारी वकील हैं, हम ही से पूछ रहे हो, इसी तरह बोले। तो क्या इसमें दरखास्त देखो कि ये टाइम के अंदर नहीं है, ये टाइम है, चार्जशीट नहीं दाखिल है, हमको इमीडिएटली बेल मिलना चाहिए। नेमा के केस में, नेमा कोर्ट थी, उसी केस में थे, दाखिल कर दिए। एपीओ साहब राम सिंह साहब एपीओ थे। अच्छा। हमारे एपीओ साहब भाई साहब के वो भी हमको उसने देते थे, क्योंकि बगल में एपीओ साहब थे, उन्हीं के। अच्छा। तो जब हो गया तो दाखिल कर दिए। दाखिल करने के बाद नेमा पूछ रहे हैं, हमने कहा साहब जो है ये चार्जशीट नहीं दाखिल है, हमको बिल मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम? नेमा पढ़ सकते थे, क्या आपको कैसे मालूम? मैंने कहा साहब पूछे नाजिर साहब से, उनका चार्जशीट नहीं दाखिल है। तो मुस्कुराने लगे। मैंने कहा एक तो सवाल जवाब दे देना चाहिए था आपको कि चार्जशीट आई कि नहीं आई है। हाँ, लीगल वे में मुआयना करके जो है, हाँ, तो पत्रावली का अवलोकन करके आपको करना चाहिए था। तो उसने हालांकि उन्होंने किया ना, उन्होंने बिल दे दिया। मेरा वो गुलाब, वो पहला सेशन का था जिसमें मैं कत्ल के मुलजिम को अच्छा बेल करा दिया। बिल्कुल। अच्छा, सामाजिक जीवन में, चूँकि आपका बड़ा सामाजिक जीवन रहा है, तो साहित्यिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि रही है कि नहीं? कविता वगैरह जैसे बचपन में पढ़ना, याद करना, कुछ सुनाना? मेरा शुरू से ही सामाजिक ही रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं समाज से, जब से मैं होश में आया, सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ। आपको साहित्यिक गतिविधियाँ, साहित्यिक जब पढ़ते थे उस समय तब रही। बचपन की कोई कविता जैसे बचपन में तमाम सारी कविताएं याद होती हैं, लोग जो है वो बड़ी प्रेरणादायक कविताएं होते हैं समय के हिसाब से। जैसे मान लीजिए इस समय मुझे एक ही चीज़ याद है कि हम लोग के पिताजी जब हम आते थे, रात में सोते थे, तो वो रामायण सुनाते थे। अच्छा। रामायण वो पूरा उनका अध्याय सुनाते थे कंठस्थताओं के बाद। अच्छा। तो उनको एक ही याद था, और इस तरह सुनाते थे कि जब द्रवित होता तो आँख से आंसू आते थे। अच्छा। तो उनका एक ही चीज़ मुझे याद है, हे खग मृग हे मृतकृत श्रेणी तुम देखी सीता मिलने नहीं। जब उसी रामचंद्र जी हरण में होके, वो आज भी भगवान का जो विलाप है उसका वर्णन वो करते थे। आज भी है। नहीं, बचपन में जो कविताएं हैं बड़ी प्रेरणा प्रदान करते हैं ना। जैसे अब कवियों ने, अब जैसे आज इस समय जेठ का महीना चल रहा है,
तो जेठ के महीने पर कवियों ने लिखा है ना कि जेठ के दारुण आतपते तप के जगती तल जावे चला, नभमंडल छाया मरुस्थल सा, दल बांध के अंदर आवे चला, जलहीन जलाशय व्याकुल है, पशु पक्षी प्रचंड है भानुकला, किसी कानन कुंज के धाम में प्यारे करो विश्राम चलो तो भला। तो ये सब मौसम के हिसाब से जो है साहित्यकारों ने कविताओं का जो है वर्णन किया है, बड़ा अच्छा लगता है। और जैसे अभी आपने कहा, बड़ा अच्छा संदेश आपने जो है दिया कि अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। जैसे आपके तख्ते पर अभी तक कोई आरोप जो है नहीं लगा, तो ये मेरे तख्ते पर आरोप लगा, आज तक 74 साल की मेरी उम्र हो गई, नहीं मेरी 74 साल उम्र होने जा रही है, 47 साल मेरी वकालत होने जा रही है, और मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं, कोई आरोप आज तक नहीं लगा। और मैं सिविल कैंपस के कर्मचारी, अधिकारी, बिल्कुल चाहे सबको मैं एक परिवार के रूप में देखता हूँ। और आज जो सम्मान मुझको वहाँ मिला वो एक अविस्मरणीय है, बहुत वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही जाती है हमारी संस्कृति जो है, हमारी परंपरा में तो संपूर्ण विश्व परिवार है हमारा। अपने जीवन के बारे में मैं राजनीति में बहुत सक्रिय था। यहाँ कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा मंत्री, राज बहुत बड़े लोग हैं वो यहाँ ना आए हों, ना बैठे हों, नहीं है, सभी लोगों का है। लेकिन मैं कभी भी राजनीतिक लाभ नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो संबंधों को आप कितना बेहतर मानते हैं? जैसे संबंध जो होते हैं, मित्रवत संबंध जो है, कहा जाता है ना कि मित्र जो है ऐसे होने चाहिए, जैसे कहीं आता है कि मित्र दो तरह के तो होने ही चाहिए, एक कृष्ण की तरह जो बिना लड़े आपको विजय दिला दे, और एक कर्ण की तरह जो हार सामने दिख रही हो फिर भी आपका साथ न छोड़े। तो ये मित्रवत संबंध इस तरह के होने चाहिए। तो मित्रों को आप कितना महत्व देते हैं? बहुत देते हैं मित्रों को पूरा महत्व देंगे, जिनसे मेरी आज, जिनके साथ मैं दिन में 2 मरते 3 मरते बैठक करता था, बात करता था। हफ्ते में अगर मेरी उनकी मुलाकात नहीं होती थी तो लगता था जैसे कुछ है, गाड़ी लिए लोग चले आते थे। किसी की आलोचना करनी होगी तो मैं आलोचना करने से, अगर सही गलत है तो मेरे समझ से अगर गलत है तो मैं उससे कह दूँगा कि ये गलत है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। और उसके श्रेष्ठ मार्गदर्शक का काम करते हैं ना आप। वो आया है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होत सुहाए, है ना ये? आप अभी मैं कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया था फेसबुक पे कि जिनको चाटुकार जो होते हैं, वो जिनकी चाटुकारी करते हैं उनको ईश्वर बना देते हैं, बहुत बड़ा विद्वान बना देते हैं, बहुत कुछ बना देते हैं। लेकिन जिनको बनाते हैं उनको तो सोचना चाहिए कि क्या हम ईश्वर हैं, क्या हम ईश्वर हैं, क्या हम वो उस योग्य हैं कि ये अपने किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए हमको ये बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन वो भी इसने बोलते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया है। मतलब आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। ये तो है ही है जो है। वही मैं कह रहा था कि जैसे है ना कि आत्मीय संबंधों का कभी ब्रेकअप नहीं होता। जहाँ विश्वास होता है वहाँ कोई चेकअप नहीं होता है। विश्वास के संबंधों का चेकअप नहीं होता है। और जो परोपकार का जो कृत्य है वो कभी पैकअप नहीं होता। और जो समय है उस समय को जी लो, क्योंकि बीते हुए पल का कोई बैकअप नहीं होता, कोई बैकअप नहीं होता। तो ये सब चीज़ें बड़ा मायने रखती हैं। और मित्रता पर तो किष्किंधा कांड में भगवान राम ने सुग्रीव से कहा था, मित्र की परिभाषा बताया था उन्होंने कि देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई, विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण यहाँ। कि अगर वास्तव में आपका संबंध है, मित्रवत संबंध है, वास्तव में आप हृदय से मित्र हैं, तो देने लेने में कोई शंका नहीं होती है। और जो बल है, बल अनुमान सदा हित करे, अपनी क्षमता के अनुसार हमेशा हित करिए। और विपत काल कर सतगुण नेहा, अगर विपत्ति आ जाए तो वो सब कुछ, सारा कुछ 100 गुना और स्नेह बढ़ा दीजिए। यानी जो आप सामान्य दिनों में करते हैं उसका 100 गुना आप बढ़ा दीजिए स्नेह, तो वो मित्र है जो। तो ये संबंधों का ख्याल तो रखना ही होगा। अच्छा, चलते चलते नए अधिवक्ताओं को आप क्या कहेंगे कि जो सिविल क्षेत्र में जो नए अधिवक्ता आना चाहते हैं,
या विधि के क्षेत्र में वकालत करने वो आना चाहते हैं, कितना सुंदर भविष्य है उनके लिए, क्या कहेंगे? वकालत बहुत सुंदर भविष्य है। इससे हमारे ख्याल से इससे स्वतंत्र और आप अपनी क्षमता को दिखाने का कोई और स्थान नहीं है। नहीं, यही एक स्थान है, लेकिन इसमें संयम बरतना पड़ेगा। संयम बरतना पड़ेगा, धैर्य की जरूरत पड़ेगी इसमें। और ये शॉर्टकट रास्ता जो अपनाएगा वो यहाँ सफल नहीं चल पाएगा। कुछ दिन सफल हो जाएगा, वो अपने ध्येय में कुछ दिन के लिए सफल हो जाएगा, लेकिन दूरगामी सफलता उसकी नहीं रहेगी। शॉर्टकट जिंदगी में कुछ नहीं होता है। पहले तो हम लोग 5 बजे अपने सीनियर के 6 बजे सीनियर के घर पहुँच जाते थे साइकिल से ठंडे में। अब वो अभी सो के उठ रहे हैं, कर रहे हैं, तब तक हम लोग बैठे रहते थे। अपना जो है तैयार होके आए, बैठे, हाँ लिखो, तो हम लोग लिखते थे। फिर वहाँ से आते थे, फिर कचहरी जाते थे। वाकया याद है, मैं देवेंद्र बाबू के बगल में बैठा रहता था। एक मुवक्किल से मेरी कुछ बात हुई। हमने फाइल जो है ये हुआ था, फिर लिया उठा के उसको फेंक दिया। देवेंद्र बाबू देख रहे थे, उस समय कुछ नहीं बोले। मुवक्किल गया, अपना सदरम बरम हो गया, बैठा। विजय आओ, ये क्या किए हो तुम? क्या बोले? कहना कभी भी मुवक्किल, यही बात केसरी बाबू भी कहते थे। कभी मुवक्किल आपको देता है, बिल्कुल वो आपसे कुछ लेता नहीं, देता है आपको। तो आप उसको इस तरह का कार्य पहली बात तो मत करिएगा, कभी भूल के अंदर से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए उसके साथ। कभी मुवक्किल का दुर्व्यवहार मत करिएगा, अपशब्द मत करिएगा। वो भगवान होता है। और मुवक्किल, एक मुवक्किल से आप व्यवहार करेंगे, आज वो आपको किसी बात से अपना कुछ, कल वो दूसरा आपको देगा। एक बात उनकी और भी थी कि है 10 मुकदमा, आप एक मुकदमा हार जाइए, लेकिन कभी प्रिसाइडिंग अफसर से लड़ाई मत लड़िएगा, अफसर मत लड़िएगा। आप अपनी बात विधिवत कहिए, लेकिन हावी होने की कोशिश मत करिएगा। मैं केवल भगवान को आरती दिखाता हूँ, घंटों पूजा भी नहीं करता हूँ, मतलब लेकिन आस्था होनी चाहिए। लेकिन धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। नहीं तो ये देखिए, आराधना जो पूजा पद्धति है ना, जैसे भक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने भी तो लिखा है कि नवधा भक्ति, श्रीमद् भागवत में भी आया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति तो 9 प्रकार की भक्ति है। तो आप भले ही घर में पूजा नहीं करते हैं, लेकिन आप पूजा के लिए पूजा पाठ कैसे करेंगे? नहा धोएंगे, आएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, बाँह जोड़ेंगे, लेकिन हमसे कोई उम्मीद ये नहीं करे कि हम घंटों बैठ के पाठ ना, इसकी जरूरत भी नहीं है। इसीलिए ये नवधा भक्ति बनाई गई ना, कि भक्ति के प्रकार होते हैं। अगर सारे लोग बैठ के पूजा ही करें तो फिर वो अर्चन बंदन कौन करेगा, कीर्तन कौन करेगा, भजन कौन करेगा? तो ये सब चीज़ें जो है, चलिए बड़ा अच्छा रहा। दर्शकों, आपने देखा कि विजय कुमार दुबे जी ने बेहतर तरीके से अपने विधि व्यवसाय का जो जीवन क्षेत्र है उसके बारे में आपने बेहतर तरीके से बताया, अपने जीवन वृत्ति के बारे में बताया। तो निश्चित रूप से ये सारी जानकारी आपके लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। दुबे जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमसे बात किया हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।